बीपीएससी जो क्वेश्चन है इसका, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया था हाल फिलहाल में, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019 है, उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर नंबर 3 है जो जीएस है, जनरल स्टडी, इसका पेपर है। जो इसका एग्ज़ाम जो हुआ है, लेटेस्ट एग्ज़ाम है बीपीएससी का ये, जो कि मार्च 2022 में लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। ये एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो ये जीएस का पेपर हो गया, पेपर 3 हो गया, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019, सीरीज डी का है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटा टाइम दिया जाता है इस पेपर के लिए। और इसका इंस्ट्रक्शन अगर देखते हैं, इंस्ट्रक्शन का टोटल 50 क्वेश्चन है, मीन्स 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, दैट इज टोटल 100 मार्क्स का होता है। ऑल क्वेश्चन हैविंग इक्वल मार्क्स का है। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट जो देखा जाए तो इम्पोर्टेंट इसमें और इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना है। या फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें है इंस्ट्रक्शन वो है कि ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, मीन्स नो निगेटिव मार्किंग। एग्ज़ाम है जो नो निगेटिव मार्किंग कर रहा था, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। बाकी और इंपॉर्टेंट इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन ये है कि टोटल 50 क्वेश्चन है और नो निगेटिव है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, मीन्स ऑल द क्वेश्चन इसमें अटेंड कर लेना चाहिए। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जीएस का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो का भी फ़ोन आता है और सैमसंग भी आता है। इस तरह से देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 ऑल आउट जो है 1 2 3 4 ऑल आउट दीज आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेकेंडरी मेमोरी, इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है सेकेंडरी मेमोरी नहीं है कंप्यूटर का। इसमें से नॉट सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो सीडी कॉम्पैक्टेड डिस्क जो होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क है तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क ये भी एक्सटर्नल है तो सेकेंडरी डिस्क होगा। इच मेमोरी जो होता है ये प्राइमरी मेमोरी होता है। इस मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, तो इसको कह सकते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी है। तो ये बोला सेकेंडरी इसमें से कौन नहीं है, तो सेकेंडरी मेरा कौन सा होगा ना, 2 नहीं होगा। तो 2 देखते हैं तो ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्सिलरी मेमोरी और या सेकेंडरी मेमोरी, बोल रहा है कि एक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा डिवाइस इंक्लूड रहता है वो पूछ रहा है। सेकेंडरी जो मेमोरी है उसमें कौन कौन सा डिवाइस इंक्लूड रहता है। अगर ऑप्टिकल डिस्क में देखा जाए, अगर ऑप्टिकल डिस्क है, अगर ऑप्टिकल है तो उसमें अगर देखा जाए ऑप्टिकल डिस्क में तो उसमें जो होता है DVD, CD एंड ब्लू रे, तो ऑप्टिकल डिस्क का जो कि सेकेंडरी मेमोरी है, ये ऑप्टिकल डिस्क के लिए हो गया। अगर मैग्नेटिक डिस्क में देखा जाए तो मैग्नेटिक डिस्क में मेरा फ्लॉपी डिस्क आता है एंड हार्ड डिस्क आता है ड्राइव जो मैग्नेटिक डिस्क में आता है, तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश हो गया, थंब ड्राइव हो गया, जितना भी होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का, ये ऑप्टिकल डिस्क के लिए, मैग्नेटिक डिस्क के लिए और सॉलिड स्टेट के लिए, तीनों ये जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रिक का देखा तो इलेक्ट्रिक डिस्क में मेरा फ्लॉपी डिस्क, अभी देखे फ्लॉपी डिस्क मेरा मैग्नेटिक आता है तो इसमें आया नहीं। हार्ड डिस्क भी देखे तो मेरा सॉलिड आता था, तो ये भी नहीं आता, तो इलेक्ट्रिक डिस्क में ये नहीं आता, तो ये गलत हो गया। मैकेनिकल डिस्क यहाँ पर देख रहे हैं तो या DVD जो देखे थे हम लोग, DVD किस में था, DVD ऑप्टिकल फाइबर में आता है, या ऑप्टिकल डिस्क कह सकते हैं इसको कि ऑप्टिकल डिस्क में आता है। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि अगर मैकेनिकल में कहा तो DVD मेरा मैकेनिकल में नहीं आता, ये ऑप्टिकल में आता था। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क, तो ये फ्लॉपी डिस्क इलेक्ट्रिकल में नहीं आता, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 2 3 और करेक्ट 1 2 3 देख लेते हैं कि इसमें 1 2 3 दैट इज ए। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन व्हेन मेमोरी चिप इज वोलाटाइल, अगर मेमोरी चिप को वोलाटाइल कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर मेमोरी चिप जो लगा हुआ है वो इसको वोलाटाइल नेचर का हो जाए तो क्या होगा। तो एक्सप्लोड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एक्सप्लोड हो जाएगा, हाई टेम्परेचर की वजह से नहीं, एक्सप्लोड नहीं होगा। यूज फॉर डाटा स्टोरेज के लिए ये जो मेन जो होगा मेमोरी चिप अगर वोलाटाइल हो जाए तो उसमें मेन जो होगा लॉस हो जाएगा, किसकी वजह से, जब अगर करंट लॉस होता है तो मेरा जो डाटा है इसमें वो लॉस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट लॉस होने के बाद जैसे सिस्टम बंद होगा तो जो लॉस वोलेटाइल नेचर का अगर मेमोरी रहता है तो ऑटोमेटिक लॉस हो जाता है, करप्ट नहीं करता, डैमेज नहीं होता, लॉस होता है।
लॉस होता है, तो ओनली इसमें 2 जो है जिसमें दिया हुआ कि लॉस हो जाएगा करंट जाने के बाद, तो ओनली 2 इज कौन सा इसमें हो जाएगा, ओनली 3 में आ गया, तो ओनली 3 इज करेक्ट, दैट इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्ज। कॉमन डाटा जो है एलिमेंट है, कॉमन डाटा एलिमेंट है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम लोग अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डाटाबेस मेरा सबसे बड़ा होता है, इसके बाद देखा जाए तो मेरा डाटाबेस सबसे बड़ा होता है, इसके बाद फाइल होता है, डाटाबेस सबसे बड़ा होगा, इसके बाद फाइल हो जाएगा, इसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा, इसके बाद मेरा फील्ड होता है, इसके बाद कैरेक्टर सबसे छोटा आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कैरेक्टर फील्ड गलत हो गया, फील्ड फाइल से यहाँ पर जो फाइल से छोटा होता है, फाइल यहाँ पे गलत आ गया, फाइल पहले हो जाएगा, फाइल सबसे छोटा होता है। मैं सबसे पहले डाटाबेस, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा फील्ड, इसके बाद रिकॉर्ड, इसके बाद फाइल, इसके बाद कैरेक्टर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। अभी हम लोग देखे थे इसमें देखे थे कि सबसे बड़ा क्या था, फाइल, मेरा फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड। फील्ड छोटा एलिमेंट होता है, सिंगल जो होता है, सिंगल डाटाबेस इसको बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट का डाटाबेस होता है उसको फील्ड बोलते हैं। तो डाटाबेस से काफ़ी छोटा होता है, तो इसमें सबसे जो बेस्ट हो जाएगा डाटाबेस सबसे बड़ा होगा, डाटाबेस इससे छोटा कौन होगा, तो इससे इससे छोटा जो मेरा हो जाएगा वो फाइल हो जाएगा, इससे छोटा रिकॉर्ड हो जाएगा, इससे छोटा रिकॉर्ड से छोटा मेरा फील्ड हो जाएगा, और कैरेक्टर सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो बाइट ये सही है, यहाँ तक गया, कैरेक्टर सही है, फाइल यहाँ पे नहीं, फाइल फील्ड से छोटा होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, फाइल आगे होना चाहिए था। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस ये सही हो गया। आगे देखा जाए तो कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड जो होता है यहाँ पे आएगा, ये छोटा होता है इससे, फाइल मेरा बड़ा होता है, तो फाइल यहाँ पे आएगा, तो ये गलत हो गया, फील्ड यहाँ पे आएगा, इसके वजह से ये सीक्वेंस सही है, दैट इज 3 आर एग्जैक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं ओनली 3 इज करेक्ट। जो सीक्वेंस दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सिर्फ 3 में दिया हुआ है, इसमें भी सही था, बाइट सबसे छोटा होता है, फिर बाइट, कैरेक्टर, फाइल के जगह पे यहाँ पे फील्ड रहता, ये दोनों का अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ कर दिया जाए तो ये भी सही होता है, बट यहाँ पे इसके वजह से गलत हो गया, तो ओनली 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से किसका जो है डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को, पूरा का इसमें से किसका डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसका, या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हो गया, उसी का जो मेन जो डिज़ाइन किया जाता है इसका, वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम का जो खुद का सॉफ्टवेयर होता है वो इसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं सी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। हो रहा है कि विच सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है तो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस ऑफ सिस्टम, मतलब बाहर के जो चीज़ आ रहा है एक्सटर्नल एक्सेस को प्रिवेंट कर रहा, तो वो फायरवॉल होता है। फायरवॉल जो होता है सिस्टम का, वो बाहरी का जो भी एक्सटर्नल चीज़ है उसको प्रिवेंट करता है, तो फायरवॉल हो गया एक्सटर्नल को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। फिर से बोल रहा है कि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग उसमें से कौन सही नहीं है। डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सही नहीं है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल। डेमोक्रेसी जो होता है इवॉल्व किससे जाता है, पॉपुलर स्ट्रगल के बाद जो डेमोक्रेसी आता है, तो डेमोक्रेसी इसमें से नोट सही, तो पॉपुलर स्ट्रगल के वजह से आता है, तो ये सही हो गया। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व करते हैं किसके वजह से, मास मोबिलाइजेशन के वजह से, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कम्स टू एन एंड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कम्स टू एन एंड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं तो पॉपुलर स्ट्रगल होता है, ये गलत है, मीन्स ये मेरा गलत है, ये डेमोक्रेसी में नहीं आता, दैट इज यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल विटनेस्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट। नेपाल में एक मूवमेंट हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था वो पूछ रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मूवमेंट हुआ था उसका मेन पर्पस था डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, टू रिस्टोरिंग
डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए नेपाल में एक मूवमेंट हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट जो अप्रैल 2006 में हुआ था। इसका मेन पर्पस था किसके लिए? मेन पर्पस था इसका डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, तो अप्रैल 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है द हाईएस्ट अर्थन फील्ड डैम बोल रहा है। अगर हाईएस्ट डैम बोलता तो टेहरी डैम होता, तो हाईएस्ट डैम अगर बोलता है इंडिया के तो वो टेहरी डैम होता है, बट यहाँ पे अर्थन फील्ड डैम बोल रहा है। हाईएस्ट अर्थन फील्ड डैम है, तो हाईएस्ट अर्थन फील्ड डैम जो होता है थिन डैम है जो रावी नदी पे बनाया हुआ है, रावी रिवर पे बनाया हुआ है थिन डैम। इसी का दूसरा नाम है रंजीत सागर डैम। थिन डैम का ही नाम है रंजीत सागर डैम, जो कि सबसे हाईएस्ट है अर्थ फील्ड डैम में, और जो बना हुआ है वो रावी नदी पे, रावी रिवर पे बना हुआ, दैट इज ए इसका कैरेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एयर, नेवी और आर्मी तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है, या फिर आर्मी का पूरा सुप्रीम कमांडर होता है, वो मेरा प्रेसिडेंट होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं जो सुप्रीम कमांडर होता है। तो इस तरह से इसका सुप्रीम कमांडर हो गया। लोक अदालत कौन सा अदालत होता है? जिसमें पब्लिक जो है खुद से अपना वो डिसीजन ले। तो कोर्ट रन बाय द पीपुल, जो पीपुल के द्वारा रन करता है कोर्ट, उसी को हम लोग लोक अदालत करते हैं, जनता की अदालत। नेक्स्ट है द पर्सन हु इस्टेब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें से कौन है जो ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी 1757, 23 जून प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। इसी के बाद इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश रूल इंडिया में, और उस समय जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, दैट इज ए। आर्टिकल विच डील्स विद एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है एजुकेशन फॉर ऑल? तो आर्टिकल 45 जो है वो डील करता है एजुकेशन फॉर ऑल अप टू 0 to 6 ईयर चाइल्ड। जो 6 ईयर जो चाइल्ड है, 0 to 6 ईयर, अप टू 6 ईयर चाइल्ड तक के जो एजुकेशन है उसके लिए फ्री कंपलसरी है, या कह सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। आर्टिकल 45 में जो DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है आर्टिकल 45। इसी में लिखा हुआ है जो 6 वर्ष के बच्चे तक के उसको अनिवार्य शिक्षा का दिया हुआ आर्टिकल 45। नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? तो एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है द बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिक फीचर क्या होता है? इकोनॉमिक्स का बेसिक फीचर क्या है? तो PDC, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये बेसिक फीचर है इकोनॉमिक्स का। अगर इकोनॉमिक्स का 3 बेसिक फीचर पूछे तो होता है PDC, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, दैट इज C। सिंपल PDC होता है जो बेसिक 3 फेज। अगर इकोनॉमिक का 3 बेसिक फीचर पूछे तो PDC होता है। नेक्स्ट है द नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल। द नर्चरिंग फील्ड जो होता है, नर्चरिंग फील्ड जो है ऑफ सोशल प्रोग्रेस के लिए जो नर्चरिंग फील्ड है वो क्या होता है? तो पूछ रहा है। नर्चरिंग मीन्स होता है पालन पोषण करना, या किसी को डेवलप करना, या इनकरेज करना। तो डेवलप यानी हेल्प, सक्सीड, किसी को विकास में प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को विकास करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, टू डेवलप द। तो इसके लिए जो होता है, या फिर सिंपल एक है पालन पोषण, या बढ़ते हुए बच्चे या पौधे को देखभाल करना, इसका नर्चरिंग का फील्ड होता है। इसके लिए स्कूल जो होता है वो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम लोग नर्चरिंग फील्ड का सोशल प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो स्कूल है, दैट इज D। इसका मेन मोटो इसका इनकरेज करना, किसको? डेवलप एंड हेल्प टू सक्सीड, किसी का विकास या किसी को विकास में प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड होता है? तो हाइड्रोजन बम हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, या फिर इसको कह सकते हैं नाभिकीय संलयन पे बेस्ड होता है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन।
एंड एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम बोले तो एटम बम बेस्ड होता है किस पे? एटम बम बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, और हाइड्रोजन बम बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। दैट इज बेस का रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंज। इसमें से पूछ रहा है केमिकल चेंज कौन सा होता है। केमिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसको हम बैक द्वारा नहीं ला सकते, मीन्स वो बैक प्रीवियस स्टेट में वो नहीं आ जाए, जो पहला स्टेट था वो दोबारा फिर उस स्टेट में नहीं आ जाए, उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज यहाँ पर देख लेते हैं। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड वाटर ऑफ हीटेड पम्प, ये दोनों फिजिकल चेंज है। अगर फिजिकल चेंज पूछा तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड हीटेड ऑफ वाटर हीटेड अप, ये फिजिकल चेंज हो गया। ये दोनों जो मेरा हो गया वो फिजिकल चेंज हो गया। और अगर कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड ये जो हो गया वो केमिकल चेंज हो गया। यहाँ पे केमिकल चेंज पूछ रहा था तो 1 और 2 हो जाएगा केमिकल चेंज के लिए, तो 1 और 2 इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट है सॉप मॉलिक्यूल हैज। जो सॉप का जो मॉलिक्यूल है, सॉप मॉलिक्यूल हैज, सॉप मॉलिक्यूल होता है तो ऊपर जो इसका जो होता है सॉप मॉलिक्यूल जो ऊपर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ऊपर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ऊपर जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और नीचे जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। नीचे जो होता है वो मतलब बेस टेल जो इसका होता है, हेड हो गया हाइड्रोफिलिक एंड टेल हो गया हाइड्रोफोबिक। टेल हो गया हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हेड नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक हेड हाइड्रोफोबिक नहीं होता, टेल हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो हेड होता है एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रो दोनों सेम दिया हुआ तो ये भी गलत है, टेल नहीं ऊपर तो सही है। हाइड्रोफिलिक होता है हेड बट टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दैट इज डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस अगर मेजर देखा जाए तो मेजर जो होता है इसमें जल वाष्प हो गया, ये वाटर वेपर कह सकते हैं इसको, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये जो होता है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस होता है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, ये जो होता है मेजर गैसेस होता है ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है, तो मेथेन हम लोग देखें कि है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। इसमें से मेजर जो होता है वो वाटर वेपर, उसके बाद जो मेजर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो मेजर होता है वो हो गया मेथेन, इसके बाद अगर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बाद देखा जाए तो ओजोन। ये जो 5 गैसेस हैं, 5 गैसेस जो है मेजर गैसेस होता है किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस में। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से कौन है जो सही है वो बोल रहा है आर ट्रू। देख लेते हैं कौन इसमें सही है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का जो फॉर्मेशन होता है, अच्छा क्या क्वेश्चन क्या था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करें कहाँ टू सनलाइट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे। अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में डालते हैं तो ये टर्न कर जाता है ग्रे लाइट में, सनलाइट की वजह से टर्न कर रहा है ग्रे में। तो किसकी इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंजिंग, तो वो दिख रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का। तो इसमें द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, सिल्वर क्लोराइड को, तब ये सिल्वर बन रहा है, इसलिए ये ग्रे कलर आ रहा है। तो ये मेरा सही हो गया। सब्लिमेशन नहीं होता। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नहीं, डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसके वजह से जो इसका कलर जो है वो ग्रे कलर हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंट में। सब्लिमेशन नहीं होगा और क्लोरीन का डिकम्पोजिशन नहीं, सिर्फ सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा। तो इस तरह से मेरा एक सही है। तो आंसर देख लेते हैं, मेरा 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस। अगर एसिड के सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया जाए बेस को तो क्या होगा वो पूछ रहा है। व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इन द टेस्ट ट्यूब में मिक्स करा तो क्या होगा। टेम्परेचर मेरा इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, सही है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट, जब इंक्रीज कर रहा है तो कांस्टेंट का आंसर रहेगा, तो ये गलत हो गया। साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, साल्ट का फॉर्मेशन होगा जब दोनों मिक्स करेंगे
टेस्ट ट्यूब में, तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इस तरह से एक मेरा 2 सही है और 4 सही है। 2 और 4 देख लेते हैं किसमें, 2 और 4 मेरा डी में सही है। नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है HCl का सबसे ज़्यादा होता है। अगर HCl का देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड हो गया, उसके बाद वाटर सबसे कम होगा। तो एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड और वाटर सबसे कम होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं सबसे वाटर कम हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ, टोमेटो किसका सोर्स होता है, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स होता है। अगर एसिडिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है वो कौन है, तो विनेगर होता है। विनेगर जो होता है एसिडिक एसिड का नेचुरल सोर्स है। साइट्रिक एसिड क्या होता है, साइट्रिक एसिड का देखा जाए तो जो खट्टा फल होता है जैसे नींबू वगैरह हो गया, तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है, इमली में होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है, इमली में, इमली के लिए टार्टरिक एसिड। और अंगूर जो हो गया, अंगूर के लिए टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड खट्टा फल में, एसिटिक एसिड सिरका या फिर विनेजर, इसको विनेजर बोलते हैं, विनेजर में एसिटिक एसिड। टोमेटो में पूछ रहा था, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज डी। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। पीएच रेंज होता है हमारे बॉडी का, वो कितना होता है 7.3 से लेकर के 7.4 तक होता है। 7.3 टू 7.4 तक होता है पीएच रेंज। ऑप्शन अगर देखा जाए तो 7 से अगर अप्रोक्स में देखा जाए तो 7.8 तक के इसका रेंज जा सकता है, दैट इज ए। 8 नहीं होता, 7 समथिंग ही होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। easily notice a smell of the LPG gas is because of the which among the following। LPG में हम लोग जानते हैं कि जो मेजर चीज़ होता है वो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, लेकिन मेजर जो होता है वो ब्यूटेन होता है। बट इसमें जो स्मेल देता है वो किसके वजह से होता है, तो स्मेल जो आता है गैस में LPG में, तो स्मेल आता है इथेनॉइड के वजह से, या मिथाइल कैप्टन इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसका मिथाइल पर कैप्टन रहेगा, मिथाइल पर कैप्टन की वजह से स्मेल आता है LPG में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इथेनॉइल इसको बोल सकते हैं, इथेनॉइल बोला, या फिर मिथाइल पर कैप्टन होता है, इसके वजह से LPG में स्मेल आता है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। 2023 में कौन सा स्टेट जो है डिसाइड किया है लॉन्च करने के लिए, तो MP है, जो एक रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च कर रहा है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, दैट इज MP इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड द इंडियन हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे आ रहा है इंडिया में सबसे ऊंची स्थान पे, तो लद्दाख ही होगा। सबसे ऊंचा स्थान पे लद्दाख है, तो लद्दाख में ही होगा। जो IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है स्थापित कर रहा है सबसे ऊंचे स्थान पे, हाईएस्ट पोजीशन पे, तो लद्दाख में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द COVID-19 वैक्सीन ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को अप्रूव करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन था, वो इंग्लैंड था, जो फर्स्ट कंट्री जो अप्रूव किया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका COVID-19 वैक्सीन का, तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो वहाँ पे मणिपुर में इस्टेब्लिश हुआ है, लॉन्च किया गया है, मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए। तो फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर में इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज बी। नेक्स्ट है विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे परेड ऑन द January 26, 2021 आफ्टर द UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कैंसिल हिज विजिट टू इंडियन ड्यू टू COVID-19। बोल रहा है कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उसको अपना यात्रा कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो 2021 में जो 26 जनवरी 2001 में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, तो सूरीनेम के जो राष्ट्रपति थे, सूरीनाम का प्रेसिडेंट, दैट इज डी। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज़ बीन लॉन्च। एयर टैक्सी सर्विस शुरू हुआ है हिसार टू चंडीगढ़ में शुरू किया गया था फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इंडिया में।
फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया इज स्टार्ट एस्टेब्लिश बिटवीन हिसार टू चंडीगढ़। हिसार टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ शहर में है ये, दैट इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द इंडियन कोविड वैक्सीन। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट में रिसीव किया था कोविड वैक्सीन। तो मालदीव जो है सबसे पहले रिसीव किया था, इंडिया के द्वारा भेजा हुआ जो कोविड-19 वैक्सीन था वो सबसे पहले रिसीव किया था मालदीव के द्वारा, दैट इज ए। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, वीमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। रिपब्लिक डे में जो वीमेन फाइटर पायलट जो पार्टिसिपेट किया था वो कौन था, तो भावना कंठ थे। भावना कंठ थी जो रिपब्लिक डे में वो पार्टिसिपेट की थी, फर्स्ट लेडीज थी वो पायलट। हाउ मनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स एजेंसी ऑन द सिंगल रॉकेट के द्वारा स्पेस एक्स एजेंसी का कितना रॉकेट लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स एजेंसी जो है एलन मस्क का एक कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है जो 143 रॉकेट को लॉन्च किया था एक बार में। सिंगल रॉकेट के द्वारा 143 रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के एक एजेंसी है एलन मस्क का, जिसके द्वारा 143 एक बार में रॉकेट लॉन्च किया गया था, दैट इज डी। ISSC Bangalore has signed MOU with which organization to develop biomass डेवलप करने सिग्निफिकेंट बेस्ट हाइड्रोजन जनरेशन टेक्निक। जो बायोमास सिग्निफिकेंट पे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जो टेक्निक है वो किस कंपनी के साथ डील किया, तो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके बायोमास जनरेट करने के लिए जो हाइड्रोजन से जनरेट करेगा, बायोमास सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन जनरेशन टेक्निक, हाइड्रोजन जनरेट टेक्निक पे बायोमास करेगा वो IOCL के द्वारा हुआ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सॉलिड में सबसे कम होता है, जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो सॉलिड में, स्पीड ऑफ लाइट का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होता है अगर वैक्यूम में देखा जाए, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, इसके बाद सॉलिड में। सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विड गैस, तो सबसे कम जो सबसे हो रहा है किसमें, मिनिमम पूछ रहा था, मिनिमम किसमें होगा, तो डायमंड में हो जाएगा। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसमें से क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमाइन सेम, तीनों सेम नहीं होगा, डू नॉट चेंज तो सेम, दोनों तो बराबर हो गया। वेलोसिटी, वेवलेंथ चेंज एंड फ्रीक्वेंसी रिमाइन सेम, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी जो है रिमाइन सेम रहता है। तो कह सकते हैं कि मेरा अगर लाइट जो है ट्रैवल करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है और नॉन वोलाटाइल, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम टू ट्रैवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। देख लेते हैं कि नॉन मैकेनिकल हो गया विथ मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, विथ मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। नॉन मैकेनिकल वेव विथ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम नॉन मैकेनिकल, दैट इज करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है, प्लस में ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्निक, ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड होता है, TIR पे बेस्ड होता है, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, दैट इज डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल, इसमें से ऑप्शन चूज करने बोल रहा है। अच्छा, म्यूजिक क्या क्वेश्चन कर रहा, एनी अनवांटेड साउंड, अच्छा म्यूजिक का और नॉइज का डिफिनेशन दिया हुआ, उसमें सही कौन है, एनी अनवांटेड साउंड दैट डज नॉट प्लेज आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक। एनी अनवांटेड साउंड दैट डज नॉट प्लेज आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक, नहीं। नॉइज, एनी साउंड प्लीज आवर ईयर इज टर्म एज नॉइज, सभी साउंड नॉइज है ऐसा तो नहीं, किसी इरेगुलर साउंड जो होता है उसको नॉइज कह सकते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, अब बोल रहा कि म्यूजिक जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हैवी ड्यूटी ट्रक, रेलवे इंजन्स, हॉर्न्स, एयरक्राफ्ट, कार,
फॉल्टी लाउड स्पीकर ETC फॉल्ट, ये जो डिफिनीसन है ये हो गया नॉइज़ का, ठीक है, ना कि ये जो डिफिनीसन दिया हुआ है किसका है, नॉइज़ का, ना कि म्यूजिक का। तो ये म्यूजिक के साथ ये गलत हो गया। इट इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार, गिटार, वायलिन, कीबोर्ड। ये किसका डिफिनीसन है, तो ये म्यूजिक का डिफिनीसन, जो कि उल्टा दिया हुआ है इसमें ये भी गलत हो गया। अब हाल म्यूजिक हैज़ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हार्मोनियस, सही बात है, म्यूजिक का डिफिनीसन सही है। नॉइज हैज़ इरेगुलर वेवलेंथ, वेव फॉर्म एंड लो फ्रिक्वेंसी। जो नॉइज का होता है इरेगुलर वेवलेंथ होता है, इरेगुलर वेव फॉर्म होता है, इरेगुलर वेवलेंथ होता है एंड लो फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये भी सही है, इस म्यूजिक का डिफिनीसन सही है और नॉइज का डिफिनीसन ये सही है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम, तो कुकिंग कहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये एल्टीट्यूड पे, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो मेरा प्रेशर जो है, जैसे ही हाइट बढ़ाएंगे या एल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ेगा, एल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेशर जो है मेरा डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर को, वो डिक्रीज करता है, जिसके वजह से जो कुकिंग में अधिक समय लगता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो होता है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट इसमें शिमला हो गया, इस पर मेरा जो कुकिंग टाइम है वो टाइम अधिक लगेगा। कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम इन शिमला या हाईएस्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून एक प्रोजेक्ट था रूरल एरिया में नेट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। रूरल एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसको प्रोजेक्ट लून नाम गया था। और रूरल एरिया में जो इंटरनेट प्रोवाइड होता है वो वायरलेस के थ्रू वो प्रोवाइड होता है। तो प्रोजेक्ट लून क्या हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये रूरल एरिया के लिए था, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, किसके थ्रू, वायरलेस फ्रिक्वेंसी या वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरिया में। दैट इज बेस का करेक्ट हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल का एफिशिएंसी कितना होता है, 10 to 15% होता है सोलर सेल का एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल कितना होता है, 10 to 15%। दैट इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन। इसमें से बोल रहा है कि इसमें कौन सा इंजन जो है पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्बिंग इंजन है जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो स्टीम इंजन पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पावर बाहर निकलता है। पेट्रोल इंजन पावर देता है। एयर कंप्रेशन जो है पावर को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, पावर को कन्वर्ट कर दे रहा है मेरा, पावर को कन्वर्ट कर देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ऑब्जर्व कर करके एनर्जी में, या पावर को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। जो अगर यहाँ पे देखा जाए, पूछ रहा था कि एब्जॉर्बिंग कौन है इसमें, तो स्टीम इंजन एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये बाहर करता है। ये स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तीनों इंजन है। एयर कंप्रेसर एक है, जिससे ट्यूब वगैरह में एयर फिल किया जाता है। तो ये जो है पावर को कन्वर्ट करता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। पावर को कन्वर्ट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन, एयर कंप्रेसर। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट आर ऑब्जर्व बाय द। फिंगरप्रिंट किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो टेलीस्कोप होगा नहीं, गैलीलियन टेलीस्कोप, कॉन्केव लेंस। तो माइक्रोस्कोप एक यूनिट बचा जिसके थ्रू हम लोग फिंगरप्रिंट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बी। डिजिटल डाटा किसको रिफर करता है, वो पूछ रहा है। तो डिजिटल डाटा रिफर टू द इंफॉर्मेशन दैट, डिजिटल डाटा किस फॉर्म में डाटा को इंफॉर्मेशन देता है डिजिटल डाटा। तो सबसे जो मिनिमम डायमेंशन जो होता है डिजिटल डाटा का, वो बिट्स होता है। बिट्स में हम लोग इसको डिजिटल डाटा को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं दूसरे को। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर को क्या वर्क करता है, हम लोग जानते हैं कि ये AC है, इसमें वर्क करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करता है, लेकिन ओनली फॉर AC के लिए। ट्रांसफार्मर वर्क ओनली फॉर AC टू कन्वर्ट लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, दैट इज ए। नेक्स्ट है रिलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन आर। इसमें टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा वेव यूज होता है वो पूछ रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा वेव यूज होता है, माइक्रोवेव यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में। कौन सा वेव होता है, अगर एक्सरे देखा जाए तो एक्सरे होता है, मेडिकल लाइन में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा है तो माइक्रोवेव यूज हो रहा है। यहाँ पे इसका आंसर
बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको पेपर 50 क्वेश्चन हो गया। ये BPSC 3/19 जो एडवर्टीजमेंट नंबर था उसी का पेपर नंबर 4 था। ये पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन था ये, जिसमें जीएस का था 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ये पेपर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका जो आगे का जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट का जो आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको